हाँ दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने तुम लोग को बताया था सॉलिड एंगल क्या होता है, इसकी यूनिट क्या है, और सॉलिड एंगल फाइंड करने का हमने फॉर्मूला बताया था DA cos थीटा पर r स्क्वायर इज इक्वल टू DA थीटा। ठीक है, अब उसी के एप्लीकेशन से हम गॉस थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानें कि गॉस थ्योरम है क्या। ठीक है, गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, चाहे जिस तरीके की सरफेस हो, क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज रखा है, जैसे सपोज कर लो ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और यहाँ पर हमने चार्ज Q का रखा है। ठीक है, चार्ज Q का रखा है और अगर प्लस चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऐसे 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 हर डायरेक्शन में पास होंगी, सारे पॉजिटिव डायरेक्शन पास होंगी। और तुम्हें पता है कि नंबर्स ऑफ लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय दैट सरफेस। तो यहाँ पर चूंकि ये दो सरफेस है, इस दो सरफेस के अंदर चार्ज पुट किया गया, चाहे तो इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगे, तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे बाउंड होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए गॉस ने थ्योरम दिया। गॉस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस क्लोज सरफेस जो होगा दैट इज फाई, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस बिकम इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, तो यही है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द नेट चार्ज। अगर कई चार्ज है तो उनको हमें ऐड करना पड़ेगा, ऑफ द नेट चार्ज इंक्लूडिंग दैट सरफेस। अगर हम एक ही चार्ज Q लिए हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बाउंड होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ चार्ज Q के इक्वल। ठीक है, इसका स्टेटमेंट अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय a closed surface become equal to the 1 upon epsilon naught time, 1 upon epsilon naught time of net charge closed in that surface। तब उस सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा होगा अगर उसका 1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे बाउंड होगा ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्लोज सरफेस लिया, इसके अंदर चार्ज Q रखा है, इससे बाउंडेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। क्लियर हुआ। और जहाँ ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये हमने बताया था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हमें डेरिवेशन करना है। चलो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सपोज कर लो ये क्लोज सरफेस है हमारा और उसमें चार्ज Q1 रखा है, Q2 रखा है, Q3 रखा है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस सरफेस क्या हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि नेट चार्ज का मतलब है कि चार्ज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और क्योंकि चार्ज जो होता है ये एडिएटिव प्रॉपर्टी रखता है, एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है, मतलब अगर प्लस का चार्ज है माइनस का चार्ज है तो उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेट चार्ज का मतलब यहाँ पर हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितने भी चार्ज रखे गए हैं उनको ऐड कर दे और अपने पहले नॉट कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस क्लोज सरफेस हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर अगर सपोज कर लो यहाँ पर Q2 निगेटिव हो गया, सपोज करो जैसे यहाँ पर ये चार्ज Q1 हमारा पॉजिटिव है बट Q2 जो है निगेटिव है, Q3 जो है वो निगेटिव है, तब क्या होगा, अगर इस तरीके से रखा गया है देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस क्लोज सरफेस
क्लोज सरफेस है, ध्यान देना, मतलब सर्किल या इस तरीके से लाइन नहीं, ये पूरे सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस सरफेस से बाउंड्री अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू द गाउस थ्योरम इसका मीनिंग क्या होता है कि फाई इक्वल टू जो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, मतलब जो प्लस का है उसको प्लस पे रखेंगे, जो माइनस का चार्ज उसको माइनस के साथ रखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बाकी ये तुम लोगों को पता ही है कि सर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइन जो होंगी वो बाहर की तरफ मूव करेंगे, और चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइन बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। और ये गॉस की थ्योरम को हम अब प्रूव करना चाहते हैं कि ये वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। इसके लिए तो आजकल जो में या कह लो कि सीबीएसई बोर्ड आईएससी बोर्ड में एक आसान सा तरीका फाइंड कर लिए हैं कि स्पेयर ले करके आसानी इसको प्रूव कर देते हैं कि Q1 नॉट इक्वल होता है। बट हम ये चाहते हैं कि तुम लोग जानो कि सर्किट किसी भी तरीके का होगा उससे बाउंडेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q1 नॉट के इक्वल ही होगा। तो हम गॉस थ्योरम को प्रूव करना चाह रहे हैं, तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास ये किसी भी शेप का क्लोज सरफेस है, स्फीयर कुछ भी हो सकता है, कोन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके का हमारे पास यहाँ पे क्या है क्लोज सरफेस है, और इसके अंदर एक पॉइंट O है जिस पर चार्ज Q रखा है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस सरफेस हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर पहले इसका एलिमेंट्री सरफेस एरिया ले लेते हैं, चलो ये एलिमेंट्री सरफेस एरिया छोटा सा पार्ट सरफेस का ले लेते हैं, और पहले इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंड होगा ये फाइंड करेंगे, देन इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम एलिमेंट्री एरिया को हम क्या करें, ज्वाइन करते हैं, O से ज्वाइन करते हैं, एक लाइन ड्रा कर दें, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन का डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है, ये पॉइंट हो गया, उस पॉइंट को चार्ज से ज्वाइन करने वाली लाइन के अराउंड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। और एरिया वेक्टर जो होता है, जो एरिया है सरफेस है उसके नॉर्मल से डायरेक्शन होगा। नॉर्मल हम इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो इधर हो जाएगा, ये DA है, और ये जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल सबटेंडेड बाय दिस एलिमेंट्री सरफेस एरिया जो है वो कह लो ये इतना, दैट इज D ओमेगा, ठीक है, ये D ओमेगा है। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस सरफेस फाइंड करना है, लेकिन पहले इस एलिमेंट्री सरफेस एरिया से फाइंड करें कि कितना होगा। तो डिफिनेशन हमने इसके पहले की इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वाली वीडियो में बना कर भेजा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, वैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर फार्मूला हमने लगाया। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमें सपोज कर लें कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का डायरेक्शन अगर थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस एलिमेंट्री सरफेस एरिया दैट इज इक्वल से d फाई जो होगा तो क्या हो जाएगा, d फाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे और वो भी क्या करेंगे, E डॉट dA करेंगे, ये डिफिनेशन था, ठीक। अब सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन आगे जब कंप्लीट, अभी तो हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, देन d फाई जो हो जाएगा वो E डॉट dA होता है, और जो d फाई होता है यू नो दैट स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी दो वेक्टर प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो स्केलर मिलता है, d फाई इक्वल टू E डॉट dA हो जाएगा। अब E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू अगर हम कह लें कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट एट विच यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो R है, देन E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें, पहले तो हम d फाई इक्वल क्या लिख सकते हैं, E dA cos थीटा, क्यों, क्योंकि E और dA के बीच का एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा E dA cos थीटा।
अब ई की वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर dA cos थीटा। ठीक है, अब इसी चीज को हम इस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Q जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है फिलहाल, और ये हो जाएगा dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और हमने बताया था सॉलिड एंगल में पढ़ाते समय बताया कि dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो होता है वो d ओमेगा के इक्वल होता है। एज यू नो दैट dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू द d ओमेगा। दिस d ओमेगा बी द सॉलिड एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल जो भी होगा वो सबटेंडेड बाय दिस स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस एरिया होगा। तब इसको d ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। जब d ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो केस में जो d फाई है वो क्या बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d ओमेगा। अब हमारे पास वेरिएबल d ओमेगा रह गया। अब हम फाइंड करें मैक्सिमम और यू कैन से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाई दिस क्लोज्ड सरफेस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब फाई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस एरिया, क्योंकि पूरे सरफेस एरिया से बाउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे क्लोज सरफेस एरिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। ठीक है, अब ये देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट है, और सरफेस इंटीग्रेशन आप हमें d ओमेगा करना पड़ेगा। और इसके पहले हमने बताया था कोई क्लोज सरफेस अगर है तो उसके अंदर किसी पॉइंट पर उसको जो एंगल सबटेंड करेगा, एंगल सबटेंड करेगा उसकी वैल्यू 4 पाई होगी, इससे ज़्यादा ना इससे कम होगी। मतलब ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4 पाई है। यू नो दैट क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा जो हो जाएगा वो 4 पाई के इक्वल होगा। इस पाई इक्वल क्या होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, और ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और पाई इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही जो है गैरोस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस become equal to the 1 upon epsilon naught time of the charge of that charge which lies in the that closed surface। ओके स्टूडेंट्स, अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा।